हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फिफ्थ चैप्टर वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा न्यू चैप्टर वंशागति के आणविक आधार ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसको जो इसमें मेन टॉपिक्स है उसमें पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बेसिक के बारे में बता दूं कि ये आणविक आधार जो है ये है क्या। तो आप फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, उसमें आपने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा, ये जाना कि कितने रोग किस तरीके से फैलते हैं गुणसूत्रों के द्वारा, जीन के द्वारा कैसे कैसे रोग फैल रहे थे। अब इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप आनुवांशिक पदार्थ के बारे में कि आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ यानी कि वह पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों से, माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतान में चले जाते हैं, वो होते हैं आपके आनुवांशिक पदार्थ, या फिर उन्हें ले जाने के लिए जो जिम्मेदार होता है, ले जाने का कार्य करता है, वो होते हैं आपके आनुवांशिक पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या है, क्योंकि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो सभी में पाया जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की, आरएनए क्या है, प्रतिकृति क्या है, इसकी अनुलेखन, आनुवांशिक कूट, स्थानांतरण, इनका जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी कि ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये यूनिट ही आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड यूनिट। क्योंकि अब वंशागति से आपने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा था, यूनिट 2 में आ रहा था, और ये जो चैप्टर है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ही वॉटसन और क्रिक का मॉडल है जो आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानते हैं कि इसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए चैप्टर अपना पढ़ने से पहले। सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम आनुवांशिक पदार्थ के बारे में जान रहे थे कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है यानी कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो किस तरीके से उसकी संतान में चले जाते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, या फिर किस तरीके से पता चलता है कि ये उन्हीं की संतान है। कि बोलते हैं कि टेस्ट करा लो पता चल जाएगा कि उसकी संतान है या किसी और की संतान है, तो टेस्ट कराते हैं ना, तो वो डीएनए टेस्ट होता है। और डीएनए जो होता है वही आनुवांशिक पदार्थ होता है, और यही जिम्मेदार होता है माता पिता के लक्षणों को उसकी संतान तक ले जाने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई डीएनए की। अब डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, जब डीएनए जिम्मेदार है तो डीएनए किससे मिलकर बना है, जो ये डीएनए होता है ये मिलकर बना होता है गुणसूत्रों से। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो गुणसूत्रों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, गुणसूत्र बने हुए होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, अब ये बात अभी कसमकस में थी कहीं कि जब तक ये साइंटिस्ट, जब ये चैप्टर आपका जो ये है इसमें कुछ डाउट्स ऐसे थे जो क्लियर नहीं हो पाए थे, जैसे मेंडल के प्रयोग में उसको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, उसके बाकी बाद में उसने जैसे जैसे अपने लक्षणों पे प्रयोग किया था वैसे वैसे फिर उसके डाउट्स क्लियर हुए थे। उसी तरीके से इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो शुरू में साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कुछ और बताया था, फिर बाद में साइंटिस्ट आए वो कुछ और बताने लगे। इस तरीके से प्रूफ जो हुआ वो बाद में प्रूफ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणसूत्र की संरचना मैंने यहाँ पे बनाई। तो गुणसूत्र होता है, जो मैंने गुणसूत्र के बारे में बात कर रहे थे, किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से गुणसूत्र में से जो डीएनए की संरचना निकली हुई होती है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो 4 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4। ये डीएनए जो प्रोटीन होते हैं, ये जो डीएनए होता है इसकी एक सतह पर ये चिपके हुए होते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये चारों हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है H1A, H2B, H3 और H4। ठीक, तो ये जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, ये जो डीएनए ये इसकी सतह पर चिपका हुआ होता है हमेशा ही। और ये ही क्या करते हैं, यही जाते हैं माता पिता से बच्चों के अंदर, और जिससे डीएनए टेस्ट होने पे पता चलता है कि ये लक्षण जिम्मेदार हैं या फिर ये इन्हीं की संतान है। तो अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी, तो न्यूक्लिक एसिड की खोज जो करी थी वो फ्रीडरिच मिसर ने करी थी। क्योंकि जो इन्होंने क्या देखा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल है केंद्रक, यानी कि जिसका नाम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नाम पे ही जब उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज करी थी तो उसी के नाम पर इसने इनका नाम जो न्यूक्लिक एसिड पड़ा था, यानी कि न्यूक्लियस के नाम पे। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, इसीलिए फ्रीडरिच ने इसका नाम रखा न्यूक्लिन। ठीक, बाद में फिर अल्टमान आए, यानी कि ये भी साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसकी अम्लीय प्रकृति देखी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं डीएनए जो होते हैं, उसके कारण इसका नाम उन्होंने रख दिया न्यूक्लिक एसिड। अम्लीय प्रकृति के कारण अम्ल को एसिड बोलते हैं, इसीलिए
उन्होंने इनका नाम क्या रखा, न्यूक्लिक एसिड रख दिया। फिर बाद में पता चला कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। पहले तो यही डाउट था कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, फिर ये क्लियर हुआ कि न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक के नाम पे इसका नाम न्यूक्लियन रख दिया गया। फिर जब दूसरे साइंटिस्ट आए अल्टमान, उन्होंने क्या रखा, उन्होंने नाम इसकी अम्लीय प्रकृति देखकर इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। अब बाद में फिर ये क्लियर हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। अब डीएनए जो होता है वो किस किस में पाया जाता है, अब इनमें से डीएनए जो होता है वो सभी सजीवों में पाया जाता है, सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन जो कुछ विषाणु हैं, कुछ विषाणु जैसे कि टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी और इन्फ्लुएंजा, ये वायरस इस टाइप के हैं कि इनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब डीएनए सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है तो आरएनए किसमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो आप बता सकते हैं कि टीएमवी, एचआईवी और इन्फ्लुएंजा में जो आरएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब ये आपका बेसिक हो गया। डीएनए की जो संरचना है या फिर डीएनए क्या है, उसकी संरचना है, उसके प्रयोग, इस सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे।